हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना CT2 जेई मेंस पेपर और इसका अगर अपन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव एटलीस्ट वन रूट इन कॉमन। तो एटलीस्ट वन तो बता ही दिया उसने, तो एटलीस्ट वन है, इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्टली वन रूट भी कॉमन हो सकता है और बोथ रूट्स भी कॉमन हो सकने के चांसेस हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पे अगर मान लीजिए बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन कब आएगी? ठीक है, बोथ रूट्स कॉमन। ठीक है, ये अगर हम चाहते हैं तो बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन के लिए रिक्वायर्ड है कि 1 - 2k अपॉन k इज इक्वल टू -6k अपॉन -1। ठीक है, कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं ना ऐसे केस में, तो 1 - 2k और इधर क्या है, k है। फिर पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट -6k, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे ही है। तो अपन देखेंगे कि क्या कोई ऐसा k है सो दैट कि ये इक्वलिटी पॉसिबल हो, राइट। तो इसको इससे कंपेयर किया हमने, 1 - 2k इज इक्वल टू -k, और यहां से मिल गया आपको k इज इक्वल टू 1। तो k अगर आप 1 के बराबर रखोगे तो ऑब्वियसली ये टर्म इसके बराबर नहीं हो पाएगी, ये वाला पूरा टर्म आपका ये इसके बराबर नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब k इक्वल टू 1 इज रिजेक्टेड, बिकॉज फॉर k इक्वल टू 1 दीज टू आर इक्वल बट these two are not equal to this one। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई k होता सो दैट कि सभी आपस में इक्वल हो जाए तब तो इंक्लूड करना पड़ता। अब दूसरा केस देखते हैं, एग्जैक्टली वन रूट। ठीक है, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन। तो अगर एक रूट कॉमन है तो उसके लिए हमारा प्रोसेस क्या रहता है? ठीक है, क्या करेंगे अपन? सबसे पहले तो आप चाहो तो एक तो वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड है ना, चलिए उसी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, अल्फा स्क्वायर अपॉन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास क्या क्या था एक बार को लिख लेते हैं दोनों इक्वेशंस। 1 - 2k इंटू एक्स स्क्वायर -6k x प्लस -1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है आपकी kx स्क्वायर -x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर, ठीक है, इसके कोफिशिएंट्स को ढक दिया, यहां से मल्टीप्लाई किया -6k, ठीक है, -6k, और यहां से आपका इन दोनों का प्रोडक्ट +1 हो रहा है बट माइनस, तो -6k -1 ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन क्या करेंगे, 1 - 2k, ठीक है, k इंटू -1 मिलके कितने हो गए, -k हो गए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, +k आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना आएगा, 1 - 2k इंटू -1 मतलब 2k -1 माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए। ठीक है, तो ये आपके पास टर्म बनेगी। अब यहाँ से देख लीजिए अल्फा स्क्वायर कितना आ रहा है, 6k -6k -1 नीचे 8k -1। ठीक है, और इन दोनों कंपेयर करें तो अल्फा निकल करके आ रहा है कितना, यहाँ से कितना दिख रहा है, 1 - k, तो k -1 कर दिया इस माइनस को सेटल करने के लिए, और नीचे 8k -1। ठीक है, अब आप यहाँ से अल्फा को एलिमिनेट कर लो। कैसे करते हो, तो इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, अल्फा यही है ना, तो k -1 अपॉन 8k -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अल्फा स्क्वायर हो गया, यहाँ से अल्फा स्क्वायर की एक और वैल्यू है, अब यहां से निकाल लो k की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या कहा गया, tan थीटा और cot थीटा रूट्स हैं इक्वेशन के, तो ऑब्वियसली tan थीटा प्लस cot थीटा आपका 2 होना चाहिए, और प्रोडक्ट -2 है ना, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो चलो 1 के बराबर वैसे भी होगा, थीटा कुछ भी हो, है ना। तो tan थीटा प्लस cot थीटा अगर आपका -2 के बराबर है तो यहां से आप थीटा निकाल सकते हो क्या भाई, यहां से निकाल सकते हो ना कि ये कब होगा, जब tan थीटा आपका -1 के बराबर हो। कैसे, tan थीटा अगर t है तो ये 1/t है, तो t + 1/t इज इक्वल टू -2, इक्वेशन सॉल्व कर लो, फ्रॉम देयर यू विल गेट t इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो tan थीटा प्लस cot थीटा -2 है, वहां से आ गया आपका कि tan थीटा -1 होना चाहिए, और tan थीटा -1 होगा तो ऑब्वियसली cot थीटा भी -1 ही होगा। तो अब हमें लीस्ट वैल्यू किसका निकालना है, x स्क्वायर प्लस tan थीटा इंटू x प्लस cot थीटा। cot थीटा की जगह -1 रख दीजिए
और tan थीटा की जगह भी -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, इसकी आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? तो b/4a है ना, सॉरी, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? b कितना है इसका? 1 + 4, ठीक है, अपॉन 4 है ना। तो अच्छा ये माइनस था, तो ये मिनिमम वैल्यू निकल करके आ जाएगी कितनी? -5/4 के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में आप देखो अगर, तो सम ऑफ रूट्स अगर देखें हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का 0 के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 के बराबर है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं। ठीक है, मतलब 0 है। तो हमें निकालना क्या है? 1/अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/बीटा प्लस गामा प्लस 1/गामा प्लस अल्फा, ही निकालना। अल्फा प्लस बीटा को माइनस गामा लिख सकते हैं हम यहाँ से। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस गामा, बीटा प्लस गामा इज माइनस अल्फा एंड हियर इट इज माइनस बीटा, सो माइनस कॉमन ले लिया। दिस इज 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा। एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो क्या आएगा? ये आ जाएगा आपका ऊपर समेशन ओवर अल्फा बीटा और नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा गामा, ही आएगा ना। तो समेशन ओवर अल्फा बीटा पेयर वाइज सम कितना है आपका? ये माइनस तो चलो बाहर है, समेशन अल्फा बीटा इज क्यू, गिवन है ना। ठीक है, और प्रोडक्ट कितना आएगा? -q। ठीक है, ये प्रोडक्ट है, तो दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या गिवन है कि बोथ रूट्स एक्सीड 3। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स 3 से बड़े हैं, तो दोनों बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 3। लोकेशन ऑफ रूट्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज क्या कहा गया यहाँ पे कि ऐसे केस में क्या होगा? -b/2a आपका ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। ठीक है, और क्या क्या कंडीशन लगती है? a × f(3), लीडिंग कोफिशिएंट × f(3) शुड बी पॉजिटिव, और एक कंडीशन लगती है कि d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो -b/2a अब करना है क्या इसको? -b/2a देखो कितना आएगा? -b कितना है आपका? 6a के बराबर है। ठीक है, और 2 × लीडिंग कोफिशिएंट इज 1। ठीक है, तो 3a ग्रेटर देन 3 मतलब a शुड बी ग्रेटर देन 1। ये पहला वाला कंडीशन हो गया, इसको लिख लिया आपने। लीडिंग कोफिशिएंट इनटू f3, लीडिंग कोफिशिएंट आपका कितना है? 1 है, इनटू f3 शुड बी पॉजिटिव है ना। तो f3 अगर निकालना है तो मतलब क्या हुआ? x की जगह 3 रख दें। 9 - 18a + 2 - 2a + 9a² इज ग्रेटर देन 0। तो 9a² हो गया, -20a हो गया, +11 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया? यहां से आपके पास आ गया 9a × a - 1 -11 × a - 1। चलो लिख लेते हैं। तो 9a - 11 × a - 1 इज ग्रेटर देन 0। ये सेकंड वाले से आ गया। और थर्ड वाला आप देख लो, d कितना आएगा? d इसका हो जाएगा 36a² माइनस 4 × लीडिंग कोफिशिएंट 1 × c कितना है आपका? 9a² - 2a + 2, 9a² - 2a + 2। ये आपका कैसा होना चाहिए? ठीक है, यही लिखा था 9a² - 2a + 2। ठीक है, तो अब इन तीनों का आप इंटरसेक्शन निकाल लो, तीनों का इंटरसेक्शन आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 रहा। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि A1 A2 ये सब AP में है, H1 H2 ये सब HP में है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये आपको मैंने बता रखी थी चीज़। ऐसे 2 है 25 है ना। यही आपका A1 भी है, यही आपका H1 भी है, यही आपका A30 भी है और यही आपका H30 भी है। तो कुछ ऐसा है ना जो हमने आपको पहले बता रखा था कि ये जब हम AM से इंसर्ट करते हैं या फिर HM से इंसर्ट करते हैं तो उसमें AR × HN - R+1 का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है और किसके बराबर होता है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बराबर होता है ना।
तो अब यहाँ से अगर आप देखो तो A1 इंटू H30 की अगर हम बात करें, ठीक है, A1 इंटू H30 तो कितना आएगा वो 2 इंटू 25 मतलब 50 के बराबर आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखाया था, वही चीज का यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको कहा भी था मैंने कि कभी न कभी आपसे पूछा जरूर जाएगा। तो A1 इंटू H30 आपका 50 के बराबर है ना। और देखिए हमें पूछा क्या गया है A7 इंटू H24, तो ये भी आपका कितना होगा 50 होगा, R की जगह आप 7 रख दो। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। A7 इंटू H24 ये भी आपका क्या होगा, स्टार्टिंग से 7th AM और एंड से 7th HM, इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट 50 के बराबर आएगा। सिमिलरली आपका 14th AM और एंड से 14th HM का प्रोडक्ट भी हमेशा क्या आएगा, वही 50 ही आएगा। तो ये भी 50 है और ये भी 50 के बराबर है, दोनों का सम आपको लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सम ऑफ n टर्म्स, 2n टर्म्स और 3n टर्म्स S1 S2 S3 है, देन द वैल्यू ऑफ S3 अपॉन S2 माइनस S1। अच्छा, तो S3 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ n 2n एंड 3n टर्म्स ऑफ NAP। तो 3n टर्म्स, फर्स्ट 3n टर्म्स ले लेते हैं, 3n बाई 2 अपॉन इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा, ये S3 हो गया। नीचे आपका S2 माइनस S1, तो 2n बाई 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, S1 का मतलब n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, जी आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप देखो n बाई 2 से आप कट कर लो ऊपर नीचे, तो ऊपर बचेगा 3 इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। नीचे आपके पास कितना आएगा, यहाँ से n बाई 2 कट गया, 2 आएगा, 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस n 1 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो दिस इज योर 3 इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 डी अपॉन नीचे 4a माइनस 2a मतलब 2a हो गया, और d का कोफिशिएंट यहाँ से 4n माइनस 2 और यहाँ से माइनस n माइनस 1, सो 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 3 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा गया है, थर्ड सिक्स्थ और लास्ट टर्म किसी HP की गिवन है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन HP। अच्छा ठीक है, थर्ड टर्म मतलब हम तो कैसे सोचेंगे AP में बदल के, तो AP की थर्ड टर्म कितनी आएगी 3 आएगी, AP की सिक्स टर्म कितनी आएगी 5 आएगी, और TN कितना दिया गया है आपका 203/3, आपको n की वैल्यू निकालनी, यही है ना। आपने क्वेश्चन को AP में कन्वर्ट किया और उसके लिए सोचा, तो अब आप देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से आप कह सकते हो दिस इज a प्लस 2d, है ना, T3 मतलब a प्लस 2d, a प्लस 5d है कि नहीं, T6 a प्लस 5d, दोनों का डिफरेंस लिया आपने, 3d कितना आया 2, तो d कितना आ गया 2/3, है ना। Tn की बात करते हैं, Tn आपका कितना आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। d आपका 2/3 है, d को 2/3 रख के a निकाल सकते हो, a will be equal to 3 minus 4/3 which is 5/3. So a is 5/3, n minus 1 unknown है, d आपका 2/3 है, 203/3। यहाँ से आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हो जाएगा आगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया है, tan p π/4 इज इक्वल टू कॉट ऑफ समथिंग, तो इसको भी मैं tan में बदल लेता हूँ। ठीक है, tan π/2 माइनस q π/4। ठीक है, ये कैसा बन गया, ये बन गया आपका tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा वाला फॉर्म। तो थीटा इज इक्वल टू ऐसे में कितना हो जाता है n पाई प्लस π/2 माइनस q π/4। तो p π/4 प्लस q π/4 इज इक्वल टू n पाई प्लस π/2। 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट 4n पाई प्लस 2 पाई। ठीक है, p प्लस क्यू इंटू पाई, पाई से पाई साफ हो गया, यू विल गेट p प्लस क्यू इज इक्वल टू 4n प्लस 2। ठीक है,
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 रहा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ट्रिग्नोमेट्री से आसान सा क्वेश्चन दिया गया है। sin x plus sin 2x plus sin 3x is equal to cos x plus cos 2x plus cos 3x। तो ऐसे में CD फॉर्मूला सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए, क्योंकि sin x और 3x को मिला करके आप 2x की टर्म क्रिएट कर सकते हो। इज इक्वल टू cos x plus cos 3x और उसके साथ में cos का 2x। तो CD फॉर्मूला लगाओगे 2 sin 2x इंटू cos x, ठीक है। यहाँ पे sin 2x, इसमें भी CD लगाओ तो 2 cos 2x इंटू cos x प्लस cos 2x। cos 2x यहाँ से और यहाँ से sin 2x कॉमन होता हुआ sin 2x कॉमन 2 cos x प्लस 1 और यहाँ से cos 2x कॉमन 2 cos x प्लस 1, है ना। तो यहाँ से क्या हो सकता है, या तो मतलब कॉमन इधर ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और sin 2x इज इक्वल टू cos 2x। तो दिस इज tan 2x इज इक्वल टू 1 एंड हियर इट इज cos x इज इक्वल टू -12, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू सब आप मार्क कर सकते हो। कौन कौन से सोल्यूशन है 0 से 2 पाई के बीच में, बस यही कहा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 में आपका a प्लस बी गिवन है, माइनस बी गिवन है, देन ए बी। तो सबसे पहली चीज क्या आती है, ए बी कैसे निकालेंगे। तो ए बी इज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या बन जाएगा 4ab बनेगा। तो 4ab मतलब बाई 4 कर दो, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है आपका, इट इज 3 माइनस कॉस 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी 4 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। सो इट इज 9 प्लस कॉस स्क्वायर 4 थीटा माइनस 6 कॉस 4 थीटा, ठीक। यहां से -16 साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। इसको भी कॉस 4 थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका 9 प्लस कॉस स्क्वायर 4 थीटा, चलिए, है ना, 6 कॉस 4 थीटा, ये भी ठीक था। माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाई 2 लिख सकता हूं कि नहीं। साइन स्क्वायर 2 थीटा ये लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई 4, ये बन गया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन कितना आ गया ए बी का, ए बी इज इक्वल टू नाउ 9 प्लस कॉस स्क्वायर 4 थीटा माइनस 6 कॉस 4 थीटा माइनस 8 प्लस 8 कॉस 4 थीटा बाई 4, ठीक है। तो 1 बाई 4 तो चलिए कॉमन हो गया, 9 माइनस 8 इज 1 प्लस 2 कॉस 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 4 थीटा। सो दिस इज 1 बाई 4, यहाँ आ गया कॉस 4 थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू तो आपकी कैसी होगी, हमेशा ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ए बी का हमें पूछा क्या गया था, लेस देन और इक्वल टू, ओके। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी बतानी है। तो ये क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जब ये 1 हो जाए, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 4 1। तो ए बी मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना 1। कब होगा ये, जब cos 4 थीटा आपका मैक्सिमम वैल्यू मतलब 1 को अटेन करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सर्कल, बहुत आसान सा क्वेश्चन। सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, कितना रेडियस है आपका r, विच इज इक्वल टू 2 log a बेस 10, ठीक है। सर्कमफेरेंस आपका गिवन है 2 पाई r इज इक्वल टू 4 log 10b, ये लिखा है ना, ठीक है, ठीक है। तो r की जगह ये रख दो, r की जगह ये रख दिया हमने, है ना। तो क्या बन जाएगा 2 पाई इंटू 2 मतलब 4 पाई इंटू log 10a इज इक्वल टू 4 log 10b, ठीक है। 4 से 4 साफ हो गया, ठीक है। हमें निकालना क्या है log b बाई log b टू द बेस a, मतलब पाई इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं यहां से, और बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या स्टेट करेगी, बेस चेंज प्रॉपर्टी यही लिखेगी कि ये कितना है आपका log b टू द बेस a, ठीक है, जो कि पाई के बराबर है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12 में।
12th क्वेश्चन में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लॉग वगैरह के टर्म्स हैं, और इसमें आप देखो तो क्या लिख सकते हो, इसको पहले वाले के टर्म को आप लिख सकते हो ना ब्रेक करके, 2 log 70, यहाँ 70 स्क्वायर और इसको 9800 को ऐसे ब्रेक किया जा सकता है। फिर इसी तरीके से आप देखिए 5 की पावर में क्या है, 5 की पावर में log है 70 इंटू 2, फिर इसके बाद आपका 7 है, 7 की पावर में log 2 और बेस 70, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आपके पास देखो 2 रेज टू पावर, ये कुछ इस तरीके का टर्म है, मतलब इसको तो मैं लिख सकता हूँ ना, ये इसको तो आपका 2 लिखा ही जा सकता है, 70 और 70 स्क्वायर, तो 2 और 70 स्क्वायर इंटू 2 है ना, log 72। ठीक है, तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर में log 2 बेस 70, ये पहली पूरी टर्म हो गई। फिर दूसरे वाले में देखो 5 की पावर में 1 प्लस log 70 और ये 2, 7 की पावर में log 270 है ना, ऐसा। तो 2 स्क्वायर मतलब आपका सीधा 4 हो गया। 4 के बाद देखो, ठीक है, 4 के बाद में हमारे पास कितना बचेगा, 2 की पावर में log 270, यहाँ पे आपका एक 5 भी है, इंटू 5 की पावर में log 270, और यहाँ पे 7 की पावर में log 270। ठीक है, तो ये 5 भी मैं अलग ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो 20 तो यहाँ से आ गया। ये देखो a की पावर x, b की पावर x, c की पावर x मिलके क्या हो गए, abc की पावर x, तो 2 इंटू 5 इंटू 7 पूरे की पावर में कितना, log 2 बेस 70, तो 20 ये है, ये तुम्हारा है 70, और यहाँ 70 और 2 पोजीशंस इंटरचेंज कर लेंगे, तो दिस विल क्रिएट 2, सो आंसर विल बी 40। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 40 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोसेक 10 और इन सब के बारे में कहा गया है। तो पहले तो साइन में बदल लिया, इसको आपने लिख लिया, इसको 1/sin 10 डिग्री। ठीक है, और बाकी क्या था आपके पास, कोसेक 70 था, सॉरी कोसेक 50 माइनस कोसेक 70, तो इसको भी साइन में अगर बदलोगे तो क्या आएगा, 1/sin 50 माइनस 1/sin 70। ठीक, तो ये बन गया आपका 1/sin 10 डिग्री प्लस sin 70 माइनस sin 50 अपॉन sin 50 इंटू sin 70। ठीक है, ये आपका टर्म है। अब इस पे देखते हैं अपन सिंप्लीफाई करके, तो दिस विल क्रिएट यू 1/sin 10 डिग्री प्लस यहां से देखिए 2 cos 60 इंटू sin 10। ठीक है, 2 cos 60 इंटू sin 10, और फिर आपके पास नीचे कितना आ जाएगा, sin 50 इंटू sin 10 डिग्री। ठीक है, तो 2 cos 60 तो एनीवे 1 ही हो गया है ना, तो 1/sin 10 प्लस sin 10 अपॉन sin 50 और sin 70। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। अब एक चीज तुम्हें नोटिस होनी चाहिए यहाँ पे, क्या कि अगर ये sin 50 है तो इसको 60 माइनस 10 लिख सकता हूँ, इसको मैं 60 प्लस 10 लिख सकता हूँ, तो sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा का जुगाड़ है। तो अगर इसमें sin 10 और मिल जाए हमें, ठीक है, एलसीएम से मिला देते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, तो sin 10 sin 50 और sin 70 आ जाएगा। यहाँ आपके पास sin 50 और 70 होंगे, और यहाँ आपके पास sin स्क्वायर 10 डिग्री होगा, है ना, यही बनेगा। ठीक है, अब नीचे वाली चीज को मैं sin थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा लिख सकता हूं कि नहीं, तो ये क्या बन गया आपका 1/4 sin 3 थीटा, थीटा आपका 10 है तो 3 थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, है ना। sin 50 sin 70 से आप क्या कर सकते हो, sin 50 और sin 70 को आप ब्रेक कर सकते हो, हाफ 2 sin 50 sin 70, तो लिखा जा सकता है cos 20 माइनस cos 120। ठीक है,
और प्लस हो गया आपका साइन स्क्वायर 10। तो हाफ cos 20, ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा, cos मतलब माइनस हाफ ना, ठीक है, ये 1/8 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया इंटू, ठीक है। तो अब cos 20 को भी आप साइन स्क्वायर 10 में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, ठीक है। तो 1/2 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 10, ठीक है, एक साइन स्क्वायर 10 यहाँ था ही, ठीक है, प्लस 1/4 और पूरे का मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, 8 से, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा जा रहा है कि हार्मोनिक मीन आपको फाइंड आउट करना है रूट्स का, मतलब 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है आपका 2√5, सॉरी 8 प्लस 2√5 है ना, 8 प्लस 2√5 अपॉन 5 प्लस √2 है ना। ये अल्फा बीटा आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है 4 प्लस √5 अपॉन 5 प्लस √2, ठीक है। तो इससे ये साफ हो गया, 4 प्लस √5 और 8 प्लस 2√5 2 आ जाएगा, एक 2 यहाँ पे है, तो आंसर कितना आएगा 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि मिनिमम वैल्यू इस क्वाड्रेटिक की MB है। तो पहले तो MB निकालो। MB कैसे निकलेगा, ज्यादा दूर जाने की जगह पहले MB निकालो कि मिनिमम वैल्यू क्वाड्रेटिक की कैसे आएगी, -d/4 है। तो MB आपने लिखा सबसे पहले कितना, -d/4 है। क्वाड्रेटिक का जो -d/4 है वही MB होगा, ठीक है। सवाल MB निकालने का वैसे है नहीं, सवाल तो ये है कि MB की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले तो MB निकालते हैं, तो माइनस, ठीक है, D कितना है आपका, D आपका हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 2b + 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 2 + b स्क्वायर इंटू 8 है ना, डिवाइडेड बाई कितना है ये 8, ठीक है, 2b + 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 इंटू 2 + b स्क्वायर अपॉन 4 इंटू लीडिंग कोफिशिएंट 2 + b स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहां से आपके पास कितना आ रहा है, माइनस तो कॉमन है, चलिए 32 आ जाएगा, 4b स्क्वायर प्लस 4b मतलब 32b प्लस 1 मतलब 8 माइनस ये 32 इंटू ये सब है, तो 32b स्क्वायर माइनस 32b माइनस 64, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 + b स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस साइन हो गया, यहां से आपका 32b स्क्वायर खत्म, 32b खत्म, 8 माइनस 64 इज 56 और एक माइनस साइन है, तो मिला के ये आ जाएगा आपका 14/b स्क्वायर प्लस b + 2, ये आपका MB आया है। तो MB को आपको क्या करना है, MB को मैक्सिमाइज करना है। तो MB की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जबकि ये मिनिमम हो जाए, ठीक है। और ये तो पता चल रहा है ना कि ये मिनिमम मतलब ये हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है डिनोमिनेटर, ठीक है, इसका D नेगेटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो MB की मिनिमम वैल्यू कब क्रिएट होगी, जबकि 14 तो चलिए फिक्स है, b स्क्वायर प्लस b + 2 आपका मैक्सिमम वैल्यू ले, मिनिमम ही चाहिए ना, अच्छा सॉरी मैक्सिमम चाहिए था। तो अगर ये मैक्सिमम चाहिए तो यहाँ पे आपको कितनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। b स्क्वायर प्लस b + 2 की मिनिमम वैल्यू फिर से निकाल सकते हो, इसका -d/4 है, ठीक है, कितना आ जाएगा वो निकाल सकते हो, ठीक है, -d/4 है, कितना आएगा 7/4, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 8 के बराबर। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है, 8 के बराबर है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइटली डिक्रीजिंग जीपी
whose first term is equal to p plus 2 and common ratio is 2 by q. p is the least value of the product of the roots of this equation. ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसी को देखते हैं कि सबसे पहले क्या रखा है. इंटीजर टाइप्स का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 है ना. तो p क्या है आपका, लीस्ट वैल्यू है ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा की बात की जाए तो दैट इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर प्लस 1, मतलब m स्क्वायर प्लस 1 है. ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी. तो इसका मतलब p की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर है. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया, p is the least value of product and q is greatest value of sum. ठीक है, तो q के लिए कहा जाए तो अल्फा प्लस बीटा को हमें देखना पड़ेगा. अल्फा प्लस बीटा इज 3 बाई एम स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, और इसकी हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए. तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होगी, जब ये लीस्ट होगा, है ना. और इसकी लीस्ट वैल्यू कितनी है, 1 है. तो इसका मतलब ये सबसे बड़ी वैल्यू क्या लेगा, सबसे बड़ी वैल्यू ये तभी लेगा ना जब डिनोमिनेटर तुम्हारा मिनिमम हो, मतलब ये 1. और उस समय ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी. तो इसका मतलब हो गया कि q की वैल्यू कितनी है, 3 है. ठीक है, तो अब तुम्हें एक इनफाइनाइट जीपी का सम करना है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, p प्लस 2. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तुम्हारा कितना हो गया, p प्लस 2, है ना. और कॉमन रेशियो कितना हो गया, 2 बाई क्यू. तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी कितना आएगा, a अपॉन 1 माइनस r. दिस विल बी योर आंसर. ठीक है, तो 3 अपॉन 1 बाई 3 विच इज इक्वल टू 9. दैट शुड बी द चॉइस. क्वेश्चन नंबर 17 देखिए. क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या कहा जा रहा है, x greater than 0, y greater than 0, x square y cube is equal to 6 and if the least value of 3x plus 4y is p then sum of digits in p. तो 3x plus 4y की हमें मैक्सिमम वैल्यू लीस्ट वैल्यू निकालनी है. ठीक है, और हमें x स्क्वायर y क्यूब दिया गया है. तो हमें क्या करना चाहिए, x स्क्वायर दिया है ना, इसका मतलब 3x के हमें दो पार्ट करने चाहिए इक्वल इक्वल, सो दैट कि उनके प्रोडक्ट से हम x स्क्वायर बना सकें. ठीक है, और 4y के भी हमें 3 इक्वल इक्वल पार्ट्स कर लेने चाहिए, मतलब y बाई 3. ठीक है, y बाई 4y बाई 3 है ना, 4y बाई 3, 4y बाई 3 और 4y बाई 3, ये सब बराबर ले लेने चाहिए. अब इन दो, अब जब प्रोडक्ट करोगे तो इन टर्म्स पे अगर हम am gm लगाएं तो बेसिकली ये तुम्हारे 5 टर्म्स हैं, इनका am ऐसा आ गया और इनका gm अगर निकालना होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट कर दो. प्रोडक्ट कितना आएगा, 9x स्क्वायर इंटू 64y क्यूब डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब. ठीक है, रेज टू पावर कितना, 1/5 है ना. तो आपको यही चीज चाहिए ना कि 3x प्लस 4y बाई 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब आपको पता है कितना है, 6 के बराबर. तो यहाँ से 6 आपने रख लिया, 9 इंटू 64 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 है ना, और इनटू दिस इज 27. ठीक है, तो रेज टू पावर 1/5. तो ये 16 हो गया, और 16 के बाद आपके पास बच कितना रहा है, 2, मतलब ये आ जाएगा 2 इंटू 5 भी इसको मैंने इधर भेज दिया. सो 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10. ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए. क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा जा रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, तो अब ये मिनिमम वैल्यू कब देगा ये. ठीक है, तो आप जरा ग्राफिकली जरा सोचो कि कब ऐसी वैल्यू आएगी. ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये. x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है, अप टू x माइनस 10. ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ पे क्रिएट होगी जरा देखो. ओके, तो 10 पे अगर देखोगे तो सभी आपके यहाँ पे 10 से राइट साइड में, मतलब ये इस तरीके की सिचुएशन अगर है, जैसे मान लेता हूँ मैं इसका एक छोटा सा यूनिट लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ मान लो x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 तक था केवल. ठीक है, मान लो इतना ही क्वेश्चन. ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसी तरीके से हम पैटर्न डेवलप करके अपना आंसर तक पहुंच सकेंगे, है ना. तो देखो इस समय क्या होगा, इस समय आप अगर ग्राफ देखो, ग्राफ से ही मिनिमम वगैरह निकालोगे, तो ग्राफिकली अगर देखें हम तो हमारे पास 2 पे वैल्यू कितनी होगी, 2 पे वैल्यू इसकी 0 हो गई, यहाँ 1 और यहाँ 1 2 हो जाएगी. तो 2 पे वैल्यू आपकी कितनी है, 2 के बराबर है. 1 पे वैल्यू देखें तो 3 के बराबर है. ठीक है, 3 पे वैल्यू देखें तो भी 3 के बराबर है ना.
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कुछ इस तरीके का सिस्टम बनेगा, है ना, इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे अगर हुई, 2 पे हुई, है ना। अच्छा, अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि इसमें मैं एक और टर्म जोड़ देता हूँ, मॉड ऑफ x-1, x-2, x-3 और x-4 ले लिया मैंने, है ना। अब देखो क्या होगा, अब 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 एंड 4। 2 पे जितनी वैल्यू है, कितनी है पहले देख ही लो, 2 पे वैल्यू कितनी है, 1 1 और 2 मतलब 4 है। 2 पे वैल्यू कितनी है, 4 के बराबर, 2 पे 4 है, ठीक है। 3 पे देखो कितनी होगी, 3 पे 2, जब मतलब x को 3 रख रहे हैं तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, मतलब 4। तो ये आपका कुछ इस तरीके का सिचुएशन आ जाएगा, ठीक है। 3 पे भी वैल्यू 4 ही रहेगी। इसके बाद आपका इधर थोड़ा सा बढ़ेगा, आप वैल्यू प्लॉट कर लो और उसके बाद ये लगातार ऐसे इंक्रीज करता रहेगा, है ना, ऐसा। तो इस बार देखो 2 से 3 के बीच में आपके पास थ्रू आउट मिनिमम वैल्यू बनी रही, ठीक है। वैसे अब यहां से एक पैटर्न है, क्या है, तुम जनरलाइज करके कैसे समझ सकते हो कि अगर जैसे हमारे पास ये 3 ही टर्म्स थे हमारे पास, ठीक है, 3 टर्म्स थे, तो जो मिडिल वाला था क्रिटिकल पॉइंट, उसी क्रिटिकल पॉइंट पे हमारे पास मिनिमा आया है, मिनिमम वैल्यू वहीं पे क्रिएट हुई है। 5 अगर होते, मतलब मान लो 1 2 3 और ऐसे ही 2 टर्म्स और x-4 और x-5 ऐड कर लिए, तब तुम बना के देखो, मिडिल में 3 होगा और उसी पे मिनिमम वैल्यू क्रिएट होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर, अब ये चीज को आप नोट डाउन कर लो, याद भी रखना है यहां से, ठीक है, जो आउटकम निकल रहा है कि अगर थ्रू आउट, अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इस तरीके से जो मॉड्स लिखे गए हैं, ठीक है, वो आपके पास कैसे है, पहले तो देखो सभी एक ही तरीके के हैं, जैसे x-1 है, x-2 है, x-3, x-4, x-5 ऐसे टर्म्स हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं बीच में 3x-3 हो गया, कहीं एक जगह 11x-9 हो गया, ऐसी चीजें नहीं है, ठीक है। तो अगर इस तरीके के सिंपल मॉड्स लिखे हुए हैं और थ्रू आउट बीच बीच में प्लस लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना कि बीच में प्लस है की जगह माइनस हो गया, ऐसा कुछ रहे, ठीक है। तो अगर सिंपल से मॉड्स लिखे हुए हैं मॉड ऑफ x माइनस अल्फा टाइप के, तो ऐसे केस में आपके पास जो, अगर आपके पास ये नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के केस में मिडिल वाला जो आएगा टर्म, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग आपका मिनिमम टर्म, मिनिमम वैल्यू क्रिएट होगी, जैसे यहां पे 2 के करस्पॉन्डिंग हुई है, ठीक है। ये देखो 1 है, फिर 2 है, ये फिर 3 है, ये फिर 4, फिर 5, मतलब ऐसे ही करके सिमेट्रिकली प्लेस्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 2 के बाद 3 मिला ही नहीं, 4 मिल गया तब भी ऐसी बात करने लगे, तब ऐसा नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। तो आपके पास मिडिल वाले के करस्पॉन्डिंग ऐसे केसेस में आपका मिनिमम वैल्यू क्रिएट होगा। और यहां पे अगर देखें तो आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स थे, जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स थे तो आपके पास फिर से जो मिडिल टर्म्स हैं उन्हीं के करस्पॉन्डिंग आएगा। तो मिडिल टर्म्स आपके पास क्या है, यहाँ पे दो मिडिल टर्म्स है ना, एक तरीके से मिडिल वाले क्रिटिकल पॉइंट्स, 2 भी और 3 भी, है ना, सेकेंड और थर्ड दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही मिडिल टर्म था, वो कौन सा था, 2 वाला था, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपकी मिनिमम वैल्यू क्रिएट होगी, ठीक है। ये तो मैंने आपको थ्योरी समझाने के लिए कोशिश करी है। अगर अपन क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में हमारे पास कितने टर्म्स हैं, तो x-1, x-2, x-3 ऐसे करके x-10 तक टोटल 10 टर्म्स हैं। तो अगर 10 है तो इसका मतलब मिडिल टर्म्स क्या होंगी, नंबर ऑफ इवन टर्म्स है ना, इवन टर्म्स है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी इवन है तो कैसा आंसर आएगा, मिडिल टर्म्स क्या क्या होंगी, 5 और 6, मिडिल वाले क्रिटिकल पॉइंट्स 5 और 6। तो x इक्वल टू, मतलब उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा उस समय, 1 2 3 है ना, ऐसे करके मान लो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो 5 से 6 के बीच में इस तरीके का होगा और उसके बाद लगातार ऐसे बढ़ता जाएगा है ना, ऐसे करके बढ़ता ही जाएगा लगातार। तो 5 से 6 के बीच, जैसे यहाँ पे 2 से 3 के बीच आया है, वैसे हमारा आंसर जो होगा वो मिनिमम वैल्यू कब क्रिएट करेगा, x इक्वल टू 5 x इक्वल टू 6 के बीच में, ठीक है। मतलब x इक्वल टू 5 रखो तो भी जो आंसर आ जाए, या फिर x इक्वल टू 6 रखने पे कोई आंसर आ जाए, दोनों ही आपके करेक्ट हैं, दोनों सेम ही आएंगे। जैसे यहाँ पे 2 और 3 दोनों के करस्पॉन्डिंग आपको 4 ही मिला है, तो 5 और 6 रख लो, 5 और 6 मान लो x इक्वल टू 5 रख लिया, x इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग जो आपके पास वैल्यू बनेगी दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्ट गिविंग क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 में 19th क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपके पास आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप ऑब्जर्व कर पाते हो, यहाँ पे 9 है आपके पास, 9 डिग्री, 51 डिग्री और 69 डिग्री, मतलब
साइन अगर मतलब मैं थीटा को 9 कंसीडर करता हूं थोड़ी देर के लिए, तो साइन थीटा है ना, साइन 90 माइनस थीटा और सॉरी साइन 60 माइनस थीटा, और एक है आपके पास साइन 60 प्लस थीटा। ठीक है, ये तीनों टर्म्स आपके दिख रहे हैं क्या? मतलब साइन 9 डिग्री, साइन 51 डिग्री और साइन 69 डिग्री, इन तीनों का आपको प्रोडक्ट करना था। और इन तीनों का प्रोडक्ट आपके पास कितना आ जाएगा? इन तीनों का हमने फॉर्मूला लिखा था प्रोडक्ट का, क्या आता है? 1/4 साइन 3 थीटा, यही आता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/4 साइन 27 डिग्री, है ना। अगली बार देखिए, अगर आपके पास अभी बाकी बची हुई टर्म्स कौन सी हैं? 21 है, 39 है और 81 है। तो अब दूसरी बार अगर मैं थीटा को 21 कंसीडर कर लूं, तो साइन 21 डिग्री ये क्या हो जाएगा? साइन 39 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा? साइन 81 डिग्री, यही होगा ना, यही बचा हुआ था 21, 39 और 81। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 1/4 साइन, ठीक है, थीटा आपका 21 था, तो इस बार कितना आ जाएगा? 63 डिग्री। ठीक है, तो आपका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में आपके पास एक 4 लिखा था, उसके बाद के ये 3 टर्म्स थे, है ना। ये 3 टर्म्स का प्रोडक्ट कितना था? 1/4 साइन 27 और बाकी 1/4 साइन 63। डिवाइडेड बाई क्या लिखा गया है? डिवाइडेड बाई लिखा गया है साइन 54। ठीक है, साइन 54, है ना। साइन 63 को क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो cos 27 डिग्री, लिख सकते हो कि नहीं? ये साफ हो गए। साइन 27 और cos 27 मिलके कितने हो गए? साइन 54, वो कि नहीं? साइन थीटा cos थीटा मिलके साइन 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये दोनों मिलके हो गए साइन 54 डिग्री बाई 2। 1/4 पहले से था, साइन 54 और नीचे लिखा हुआ था। आंसर देख लो कितना आ रहा है, 1/8 यहां से। ठीक है, हम k की वैल्यू पूछी गई थी, तो k आपका 8 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अल्फा बीटा गामा आपके पास क्यूबिक के रूट्स हैं, और एक दूसरी इक्वेशन बनाई गई है जिसके रूट्स 3 अल्फा प्लस 2, 3 बीटा प्लस 2, 3 गामा प्लस 2 हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करके एक ऐसी इक्वेशन बना दें जिसके रूट्स ये हों 3 अल्फा प्लस 2, 3 बीटा प्लस 2, 3 गामा प्लस 2। तो 3 अल्फा प्लस 2 को आप x मान लोगे तो अल्फा कितना आ जाएगा? x माइनस 2/3। सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे? जहां पे भी आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन जो था 9x³ माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 था, आप क्या करोगे? अल्फा की यहाँ पे x की जगह पे क्या डाल दोगे? x माइनस 2/3। तो x माइनस 2/3 का होल क्यूब माइनस 7 इंटू x माइनस 2/3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यही होगी ना क्यूबिक। ठीक है, इतनी बात। 3 अल्फा प्लस 2 को आपने x मान लिया, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अब यहां से आपके पास आ गया 9 इंटू x माइनस 2 का होल क्यूब बाई 3 माइनस 7x माइनस 2 बाई 3। ठीक है, और प्लस 6, मतलब मैं इसको भी हटा के एलसीएम लेके लिख देता हूँ इक्वल टू 0, है कि नहीं? अब यहाँ से आपने एक्सपेंड कर लिया, तो x³ माइनस 8 माइनस 3x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 7x प्लस 14 और 18 मिलके 32 हो गए। ठीक है, तो यहाँ से x³ माइनस 8 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7x प्लस 32। ठीक है, माइनस 8 प्लस 32 आपका 24 हो जाएगा। तो आपके पास अब यहाँ से a b c सब दिखाई दे रहे हैं, आप निकाल लो जो भी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में देखो साइन x इंटू अंडर रूट 8 कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो साइन x एज इट इज रहा, अंडर रूट 8 चलो लिख लिया मैंने। ठीक है, और कॉस स्क्वायर x, इसको मैं मॉड ऑफ कॉस x लिख सकता हूँ, अंडर रूट कॉस स्क्वायर ही है ना, हाँ ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो पहला केस मैं लेता हूं भाई, ये मॉड है ना, तो इसलिए मुझे 2 केसेस बना लिए मैंने। एक cos x जब तुम्हारा एक्चुअली पॉजिटिव था, या इक्वल टू 0 भी कंसीडर कर लेते हैं, जो हो नहीं सकता इनफैक्ट, क्योंकि cos x 0 हो जाएगा तो ये 0 के बराबर ही हो जाएगा। खैर ठीक है, अगर cos x 0 हो गया तो सबका प्रोडक्ट मिलके क्या हो जाएगा? 0। तो
अगर cos x पॉजिटिव है तो 2 sin x cos x कितने हो गए, sin 2x हो गए, इंटू √2 इज इक्वल टू 1, मतलब √2 को मैंने इधर भेज दिया, ठीक है। तो 2x आपका कितना आ गया, आपके पास किस इंटर 0 से 2 पाई के बीच ही सोल्यूशन लिखने हैं, है ना। तो ध्यान रहे एक चीज का कि जब x आपका 0 से 2 पाई है, ठीक है, तो cos x कब पॉजिटिव होगा, cos x पॉजिटिव होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, 0 से पाई बाई 2 या फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। तो x आपका कैसा हो सकता है, इसका मतलब कि 0 से आपके पास पाई बाई 2, है ना, यूनियन 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, यही वो समय है जबकि cos x आपका नेगेटिव नहीं होगा, है ना। sin 2x इज इक्वल टू 1 बाई √2, तो 2x के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 2x आपका पाई बाई 4 हो सकता था, 3 पाई बाई 4 हो सकता था, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता था, पाई 2 पाई प्लस पाई बाई 4, 9 पाई बाई 4 भी हो सकता है, 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 4 मतलब 11 पाई बाई 4 भी हो सकता है। भाई x को 0 से 2 पाई होना है ना, 2x को थोड़ी ना, 2x तो 4 पाई तक जा सकता था, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितनी पॉसिबिलिटी हुई, पाई बाई 8 हो गया, 3 पाई बाई 8 हो गया, 9 पाई बाई 8 हो गया और 11 पाई बाई 8 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद के जो भी x आएंगे वो सभी कैसे हो जाएंगे, 2 पाई से बड़े हो जाएंगे, लेकिन अभी काम हुआ नहीं क्योंकि आपको ऐसा x चूज करना था जो कि cos x को पॉजिटिव भी कर दे, ठीक है। तो ऐसा x कौन सा है, पाई बाई 8 है, 3 पाई बाई 8 है, 9 पाई बाई 8 नहीं है, ठीक है, और 11 पाई बाई 8, 11 पाई बाई 8 मतलब कितना हो गया, ये 3 पाई बाई 2 से छोटा हो गया ना, तो ये भी आपका आंसर में नहीं आएगा, सिर्फ ये दोनों एक्सेप्ट होंगे, यहां से ये दोनों आपके रिजेक्ट हो गए, है ना। फिर दूसरा केस लीजिए, जबकि cos x आपका निगेटिव है, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो जब cos x आपका निगेटिव है, ठीक है, मतलब x आपका कहां है, x आपका है पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2 के बीच में, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये आपका नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो sin 2x आपका कितना आएगा, sin 2x आएगा -1 बाई √2, ठीक है। तो 2x के लिए क्या पॉसिबिलिटी होंगी, 2x के लिए पॉसिबिलिटी होगी पाई प्लस पाई बाई 4, है ना, ये पाई प्लस पाई बाई 4 से काम चल जाएगा, 5 पाई बाई 4 आएंगे, ठीक है। पाई प्लस 3 पाई बाई 4 उससे भी काम चल जाएगा, 7 पाई बाई 4, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या क्या बना, एक बन गया आपका 5 पाई बाई 8, है ना, x की वैल्यू यहां से एक 5 पाई बाई 8 हो गई और एक 7 पाई बाई 8 हो गई, ठीक है। इसके बाद की कहां आएंगे, तो आगे आएंगे 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 4 मतलब 13 पाई बाई 4, ठीक है, और 15 पाई बाई 4, ठीक है। तो x की वैल्यूज क्या क्या है, 5 पाई बाई 8, 7 पाई बाई 8, है ना, ये तो 2x लिखा था ना, तो x के इतने हो सकते हैं 5 पाई बाई 8, 7 पाई बाई 8, वो ऑफ कोर्स इस इंटरवल को सेटिस्फाई करते हैं। 13 पाई बाई 8 नहीं करता, 15 पाई बाई 8 भी नहीं करता, तो ये दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। यहां से आपके पास 2 सॉल्यूशंस और मिल जाएंगे x के लिए, तो 2 यहां से और 2 उधर से, आपके पास टोटल 4 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे इस क्वेश्चन में। 22 पे आते हैं। 22 में हमसे क्या कहा गया है, सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स इज 1/5 टाइम्स सम ऑफ देयर स्क्वायर। तो बहुत आसान सा सवाल है, सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स इज 1/5 टाइम्स सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, ये कहा गया ना। तो बस सिंपल सा nn प्लस 1/2 इधर इज इक्वल टू 1/5 nn प्लस 1 2n प्लस 1/6, ठीक है। nn प्लस 1 जीरो के बराबर तो होगा नहीं ना भाई, ये चीज जीरो तो नहीं हो सकती ना, n इंटू एन प्लस 1 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसके जीरो होने के लिए इनको या तो जीरो होना चाहिए या तो इनको -1 होना चाहिए, और n दोनों नहीं होगा ऑब्वियसली। तो n प्लस 1 दोनों साइड हमने कैंसिल आउट कर दिया सीधा सीधा, और बाकी क्या बचा आपके पास 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 30/2 मतलब 15, n इज इक्वल टू 7 विल बी योर आंसर। तो इससे आसान सवाल क्या ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे 23rd क्वेश्चन में, है ना। 23rd में सम ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, ठीक है, इज इक्वल टू k, देन फाइंड वैल्यू ऑफ k, एक तरीके से, है ना। तो 23rd
क्या है यहाँ पे, log 27 है ना, एक्स क्यूब, तो पहले तो मैंने ऐसे लिख लिया इसको, ठीक, इज इक्वल टू 6 log 27 यहाँ पे है और x यहाँ पे है ना, ठीक है इतनी बात। तो दिस इज लाइक 3t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6t। सो 3t अगर मैं कॉमन ले लूं दोनों को एक साइड ले आते हुए, t किसको माना है ऑब्वियसली आपको पता ही है, log x बेस 27 को, तो 3t कॉमन करके मैंने लिखा 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू 0 या फिर 2/3, तो आपके पास t क्या था, log x बेस 27 था इज इक्वल टू 0 या फिर 2/3, so x will be equal to 27 raised to power 0 और 27 raised to power 2/3 which is 9, तो x की दो पॉसिबिलिटीज हुई 1 एंड 9, ये दोनों आंसर्स आपके लिए x के वैलिड होंगे। कोई दिक्कत तो है नहीं इनको रखने में x की जगह पे। नेक्स्ट आप देखो sin 180 प्लस थीटा cos 270 माइनस थीटा, है ना। अब इसमें तो आपको क्या ही पता है, आप सीधा सीधा कह सकते हो ना कि भाई यहाँ आपके पास कुछ भी रिजल्ट हो, ठीक है, आप फॉर्मूला डायरेक्टली लिख करके कर सकते हो, वैसे जो आंसर आना है उसके, चलो पहले फॉर्मूले से ही देखते हैं। साइन 180 प्लस थीटा कितना आएगा आपका, माइनस साइन थीटा आएगा, है कि नहीं है। फिर आपका कॉस 270 माइनस थीटा, तो 270 मतलब 3π/2 हो गया ना, तो साइन कॉस का साइन तो बनना ही है, लेकिन पॉजिटिव या निगेटिव, तो ये चीज कहां पे खिसका रही है, 270 माइनस थीटा का चक्कर क्या आ रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब कि आपके पास कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा साइन थीटा, ठीक है। कॉट थीटा माइनस 360, तो इसको मैं पहले क्या लिख देता हूं, माइनस ऑफ कॉट 360 माइनस थीटा, ठीक है, इतनी बात, ओके। चलो नेक्स्ट लाइन में इसको कर लेंगे कवर। फिर नीचे देखो cos थीटा माइनस 90, अब cos थीटा माइनस 90 लिखें या 90 माइनस थीटा लिखें, बात तो बराबर ही होती है ना भाई, cos और sec में तो sec ऑफ अल्फा और sec ऑफ माइनस अल्फा, cos ऑफ अल्फा cos ऑफ माइनस अल्फा सेम चीज है। तो पहली टर्म cos थीटा माइनस 90 लिखो या 90 माइनस थीटा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सो दिस इज sin थीटा। नेक्स्ट टर्म इज sin 360 माइनस थीटा, ऑब्वियसली माइनस sin थीटा, ठीक है। और tan 270 प्लस थीटा, तो tan 270 प्लस थीटा, tan का कॉट तो बनेगा ही, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो गया ना, इस 270 प्लस मतलब कि ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, इतनी बात, ओके। तो अब इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, cot 360 माइनस थीटा, cot 360 माइनस थीटा इज अगेन आप कह सकते हो माइनस का cot थीटा, तो माइनस और माइनस मिलके हो गए प्लस, ठीक है। तो ये सब कुछ कट-पिट करके 1 के बराबर आ गया, ऑब्वियसली यही आना ही था, अंडर रूट, मतलब आप कुछ ना सॉल्व करो तब भी सीधा 1 ही लिखोगे। क्यों लिखोगे, क्योंकि आपको पता है भाई कि यहां से वैल्यू कुछ √3 के बराबर थोड़ी ना आएगी, एक साइन देगा, एक कॉस देगा, एक कॉस देगा, साइन देगा, सब कटेंगे पिटेंगे, यही होगा ना, ठीक है। अल्टीमेटली कुछ ऐसा थोड़ी ना है कहीं से 60 डिग्री निकलने लगेगा, ऐसा तो होगा नहीं, 30 डिग्री निकलने लगेगा, 90 डिग्री निकलने लगेगा, ऐसी कोई चीज नहीं आएगी ना, तो सबको कटना पिटना ही है और उसी के हिसाब से एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। तो सब कुछ 1 के बराबर ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका A1 हो गया। B के लिए आप इसी तरीके से देखिए, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर हो गया, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं मैं पहले टर्म को, साइन स्क्वायर 90 प्लस थीटा इज अगेन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 1, ये हो गया न्यूमरेटर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे आपके पास है 1 माइनस cos स्क्वायर 270 माइनस थीटा, तो ये बन गया आपका साइन स्क्वायर, फिर cos स्क्वायर 270 प्लस थीटा, फिर से साइन स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर भी cos 2 थीटा, नीचे भी cos 2 थीटा, तो ये भी क्या लिखा है 1, तो B भी क्या हो सकता है आपका प्लस माइनस 1 हो सकता है, A आपका ऑब्वियसली 1 के बराबर ही होगा, ठीक है। ठीक है, अब a प्लस बी को उसने ये भी बोल रखा है कि a प्लस बी आपका प्राइम नंबर है, तो a को तो ऑब्वियसली आपका 1 के बराबर होना ही है, ठीक है। b के पास आपके पास दो चॉइसेस थी, प्लस माइनस 1, ठीक है। अब प्राइम नंबर a प्लस बी को होना है, तो a प्लस बी को प्राइम नंबर होने के लिए 1 और माइनस 1 से तो काम नहीं चलेगा ना, 1 और प्लस 1 लेना पड़ेगा, तो आपका a प्लस बी की वैल्यू निकल आएगी 2 के बराबर, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, लास्ट क्वेश्चन आपके पास आपका hx इज इक्वल टू log 10x 10 द वैल्यू ऑफ, मतलब ये लिखा गया हुआ है, ये हमने आपको फंडामेंटल्स में भी कराया है वैसे, log 10 tan 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई। hx अगर आपका log 10x है तो x की जगह पे आप tan n डिग्री रख दो, तो क्या बनेगा log tan n डिग्री, ठीक है, बेस 10, tan n डिग्री बेस 10, एक बार को मैं लिख ही देता हूं, इसी का समेशन करना है। n इक्वल टू आपका 1 से लेकर के कहां तक वेरी कर रहा है, 89 तक, तो मतलब क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू log 10 tan 1 प्लस log 10 tan 2, और ऐसे ही करते हुए log 10 tan 89 डिग्री, है ना। अब इसका आंसर तो पता है, log 10 आ जाएगा, बाकी सबका मल्टीप्लिकेशन, मतलब tan 1 tan 2 tan, ऐसे करते करते लास्ट में tan 88 tan 89 डिग्री, ऐसा ही होगा ना। तो tan 1 tan 89 ये सब मिलके क्या हो जाएंगे, 1 के बराबर हो जाएंगे। ये tan 1 है तो ये क्या है, cot 1, tan 2 है तो ये क्या है, cot 2, है ना। तो सब मिल करके 1 के बराबर हो जाएंगे। तो log 10 1, ये मैंने वैसे भी फंडामेंटल्स में आपको करवा रखा था ये, ठीक है। तो आंसर इसका 0 हो जाएगा, ठीक। तो पेपर आपका इजी क्वेश्चंस ही थे, ठीक है, थोड़ा फॉर्मेट डिफरेंट था, 15 ऑब्जेक्टिव प्लस 10 इंटीजर्स, बट क्वेश्चंस वेर क्वाइट इजी, सो यू शुड बी एबल टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन दिस पेपर, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर को मैं इजी टू मॉडरेट तक रेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन ओवर हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ, थैंक यू ऑल।